वह दैट्स फाइन। आज हमने 78A से आगे ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करना है कानून शहादत ऑर्डर को। If an electronic document is alleged to be signed or to have been generated wholly or in part by any person through the use of any information system, यानी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे ये एलिगेशन है कि उसको या तो साइन किया गया है या फिर ऐसी डॉक्यूमेंट को जनरेट किया गया है या फिर पार्ट्स में या फिर होली मतलब मुकम्मल तौर पे किसी ऐसे इंसान के जरिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल के जरिए, और जहां पे ऐसा एलिगेशन जो है वो उसको डिनाई कर दिया जाए, तो फिर जो है वो द एप्लीकेशन ऑफ अ सिक्योरिटी प्रोसीजर टू द सिग्नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव। इस चीज को साबित करना जो है वो वहां पे लाजमी होगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। इफ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी टेस्टेड, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बाय लॉ जरूरी है, लाजमी है कि उसका अटेस्ट होना, it shall not be used as evidence until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution। तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बाय लॉ रिक्वायर्ड है कि उसने अटेस्ट होना है, तो उसको उस वक्त तक बतौर एविडेंस बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि दो अटेस्टिंग जो गवाहान हैं उनको बुला के उसकी जो एग्जीक्यूशन जो है वो उसको प्रूव ना किया जाए। और if there be two attesting witnesses alive and subject to the purpose of the court and capable of giving evidence, यानी कि अगर दो गवाहान मौजूद हैं, जिंदा हैं और वो कैपेबल हैं एविडेंस को देने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पशन है कि ये विल के लिए नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट XVI ऑफ 1908। प्रूफ वेयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड। अब यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट ने अटेस्ट होना है बाय लॉ और यहाँ पे टेस्टिंग विटनेसेस ही नहीं है हमारे पास, तो आर्टिकल 80 क्या कहता है? If no such attesting witness can be found, it must be proved that the witness have either died or cannot be found। तो जहां पे अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं मिल रहे तो वहां पे ये साबित करना लाजमी होगा कि आया या तो गवाहान जो है वो मर चुके हैं और कैन नॉट बी फाउंड, या फिर उनको उनको जो है वो ढूंढा नहीं जा सकता। एंड द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु प्रपोज टू हैव डन सो। और फिर जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसे इंसान की तरफ से एग्जीक्यूट की जाएगी जो कि उसको प्रूव करना करवाना चाहता है। एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be a sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। ठीक है। जहां पे कोई पार्टी एडमिशन दे रही है किसी भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के हवाले से बजाते खुद, तो फिर जो है यही काफी सबूत होगा ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो बाय लॉ रिक्वायर्ड करता हो कि उसका टेस्ट होना लाजमी है। तो यहाँ पे जो है वो इस चीज में एग्जाम्पशन दूसरी भी आ गई है कि अगर जो है वो पार्टी बाय इटसेल्फ जो है वो एडमिशन कर लेती है अटेस्टेशन का, तो देन जो है फिर जरूरत नहीं है उसको बाय लॉ जो है वो अटेस्ट करवाने की। प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइज द एग्जीक्यूशन। अगर जो अटेस्टिंग विटनेस है जो गवाह है वो इनकार कर दे एग्जीक्यूशन से, तो फिर क्या होगा? इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। तो उसकी जो फिर डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन है वो किसी और एविडेंस के जरिए की जाएगी। लाजमी नहीं है कि उसी विटनेस के जरिए करवाई जाए जो कि डिनाई कर चुका है। प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रूफ, एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव एज इट वाज एन अटेस्टेड। यानी कि जो बाय लॉ रिक्वायर्ड ही नहीं है अटेस्टेड के लिए, तो वो अनअटेस्टेड भी एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड। In order to ascertain whether a signature, writing, or seal is that of a person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing, or seal admitted, approved, or certificated of court to have been written or made by the person to be committed।
अगर हमने कंपैरिजन करना है कि आया जो है वो कोई सिग्नेचर है या कोई तहरीर है या कोई और सील है वो किसी एक इंसान ने लिखी है या जो है वो इन चीजों के बारे में, तो फिर जो है वो अदालत डायरेक्शन दे सकती है, द कोर्ट में डायरेक्ट एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू राइट एनी वर्ड्स और फिगर्स फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग द कोर्ट टू कंपेयर द वर्ड्स और फिगर्स सो रिटन। इनके साथ कंपेयर करने के लिए अदालत जो है वो डायरेक्ट कर सकती है, ताकि ये साबित किया जाए कि वो डॉक्यूमेंट या वो सिग्नेचर जो है वो राइटिंग या सील जो है वो उसी इंसान की है या नहीं। दिस आर्टिकल अप्लाइज आल्सो विद एनी नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू फिंगर इंप्रेशंस। जहां तक बात है मतलब कि अंगूठा जब्त करने की, अंगूठे के निशानात की, तो वहां पे भी ये आर्टिकल अप्लाई होता है विद नेसेसरी मॉडिफिकेशंस। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और records ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव। अच्छा, सोवरेन अथॉरिटी किसे कहते हैं जी? जी कौन? फरवा एक मिनट, सुनो एक मिनट वेट कीजिएगा। सोवरेन अथॉरिटी क्या होती है? सुप्रीम अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स, पब्लिक ऑफिसर्स, सरकारी मुलाजमीन, legislative, judicial, and executive of any part of Pakistan or of a foreign country, public records kept in Pakistan of private documents, documents forming part of the records of judicial proceedings, documents required to be maintained by a public servant and under law registered documents, the execution whereof is not disputed, certificates deposited in a repository pursuant to the provisions of the Electronic Transaction Ordinance 2002। बेटा ये जो हमारे पास 6 किस्म के डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आर्टिकल 86 के तहत जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। इज इट क्लियर? यहां तक बताएं, समझ आ गई? जी, आयशा, फखर अब्बास, सारा, उमैर और जेब। Certified copies of public documents. Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall give that person on demand of a copy of it on payment of the legal fees thereof। कोई भी सरकारी ऑफिसर जिसके पास कस्टडी है किसी भी अवामी दस्तावेज की, पब्लिक डॉक्यूमेंट की, और अगर किसी इंसान के पास राइट है उनको इंस्पेक्ट करने का, तो ऐसा पब्लिक ऑफिसर जो है उस इंसान की डिमांड पे उसको कॉपी देगा लीगल फीस के बाद। टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। और उसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा जिसके आखिर पे ये लिखा होगा कि ये जो कॉपी है ये वाकई ही एक कॉपी है ऐसे डॉक्यूमेंट की और पार्ट देयर ऑफ या उसके किसी हिस्से की, एज द केस मे बी, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल। और ऐसा जो सर्टिफिकेट होगा उस पर बाकायदा तौर पे तारीख लिखी जाएगी और उसको जो है वो सब्सक्राइब किया जाएगा ऐसे ऑफिसर के नाम के साथ और उसका जो ऑफिशियल टाइटल है उसके साथ, एंड शैल बी सील्ड, और उसको सील करके दिया जाएगा। वेन एवर सच ऑफिसर इज अथॉराइज्ड टू मेक यूज ऑफ अ सील एंड सच कॉपीज शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज। तो ये जो कॉपी हमने लेने का प्रोसेस बताया है, इस तरीके से जो हम कॉपी हासिल करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट की, उसको हम क्या कहेंगे? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। इज इट क्लियर? Proof of documents by production of certified documents. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public document। अब ऐसी जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं इनको हम बतौर सबूत जो है वो पेश कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को साबित करना है और द पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट या उसके किसी हिस्से को साबित करना है। प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूफ एज फॉलोड। ठीक है, अच्छा इस आर्टिकल को स्किप करते हैं।
प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स, इसमें से कोई एमसीक्यूज नहीं है, फर्दर अगर आपने रीड आउट करना हो तो रीड आउट कर लीजिएगा। आर्टिकल 90 पे आ जाए। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपीज, द कोर्ट शैल presume every document purporting to be a certificate, certified copy, or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular offence which purport to be duly certified in any future, or the federal government permits to be genuine। अदालत जो है वो हर डॉक्यूमेंट को जो कि ऊपर से हमने सर्टिफाइड कॉपी में पढ़ा है कि जो कि सर्टिफिकेट के साथ दी जाएगी और जिसको बाय लॉ जो है वो एडमिसिबल है, बतौर सबूत काबिल कबूल है, एनी पर्टिकुलर फैक्ट एंड विच purports टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफिसर, या जिसको किसी भी वफाकी हुकूमत यहाँ पर सूबाई हुकूमत के ऑफिसर ने जेन्युइन होने के लिए सर्टिफाइड किया है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड purports टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डिसाइडेड बाय द लॉ इन दैट बिहाफ, कानून के जरिए इसका तयन किया जाएगा। द कोर्ट शैल आल्सो presume that any officer by whom any such to sign a certificate held when he signed in the official advocacy claim in such document, ठीक है। Presumption as to the documents produced as a record of evidence, whenever any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence, जहां पे भी कोई डॉक्यूमेंट पेश की जाएगी अदालत के सामने ये चीज शो करने के लिए कि ये सबूत का हिस्सा है या उसका जो है वो कोई मतलब कि या तो उसका पार्ट है या फिर वो होली जो है वो उसका मेमोरेंडम है, गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो कि गवाहान की तरफ से दिया जा रहा है किसी भी अदालती कार्रवाई में, और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या फिर किसी भी ऐसे ऑफिसर के सामने जो कि बाय लॉ अथोराइज है, उसके पास ये कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो एविडेंस ले सकता है, or to be a statement of confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume that the document is genuine। तो फिर अदालत ये जो है समझेगी, ये प्रज्यूम करेगी कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। Any statement as to circumstances under which it was taken purporting to be made by the person signing it are true and that such evidence statement confession was duly taken, और फिर जो है वो एज अ सबूत स्टेटमेंट या जो कन्फेशन है उसको ड्यूली जो है वो आगे प्रोसीड किया जाएगा। Presumption as to genuineness of documents kept under any law, the court shall presume the genuineness of every document directed by any law to be kept by any person in document kept substantially the form required for proper custody। ठीक है, आगे बेटा ये सारा कुछ वही है। आगे जो कल भी हमने फिर आगे आपको पता डॉक्यूमेंट के बाद हमने मैप्स के बारे में पढ़ा था, चैट्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे द कोर्ट शैल presume दैट अगर कोई मैप है या कोई प्लान है, अगर वो किसी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी ने बनाया है तो उसको भी जो है वो अक्यूरेट presume किया जाएगा, ठीक है। द कोर्ट शैल presume द genuineness of every book printed published on the authority of the government of any country। अगर किसी भी मुल्क, ये भी कल हमने ये भी रिवाइज हो रहा है यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ वहां पे अदालत ने राय कायम करनी थी, हम ये पढ़ रहे थे व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, और यहाँ पे जो है वो प्रिजम्पशन है एज टू द जेन्युइननेस। द कोर्ट शैल presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the country laws that, ठीक है, कोई भी अगर लॉ की किताब है या किसी भी गवर्नमेंट के जरिए कोई पब्लिश शुदा किताब है तो अदालत जो है वो उसकी जेन्युइननेस को ही प्रिज्यूम करेगी। पावर ऑफ अटर्नी, द द कोर्ट विल presume that every document कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि पावर ऑफ अटर्नी है, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी तो समझते हैं ना, क्या होता है बताएं जल्दी से, किसी को पता है व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ अटर्नी? जी, आयशा, सारा, उमैर और जेबुन्निसा, किसी को इख्तियार देना, या आपने सुना होगा मुख्तार आम मुख्तार खास जो है, ठीक है, जिसमें जो है वो हम पावर ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अब इसकी जो जेन्युइननेस है उसमें अगर जो है ये किसी भी अदालत ने, जज ने, मजिस्ट्रेट ने, पाकिस्तान की काउंसिल या वाइस काउंसिल ने, या किसी भी वफाकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने जो है वो एग्जीक्यूट किया है तो ये ऑथेंटिकेटेड होगा। Presumption as well as certified copies of foreign judicial records. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of Pakistan is genuine and accurate। हर बैरूनी जो जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं, फॉरेन जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं बैरून ममालिक के,
उनके उनको जो है वो अदालत उनकी सर्टिफाइड कॉपीज को जेन्युइन समझेगी इफ द डॉक्यूमेंट टू बी सर्टिफाइड इन एनी मैनर विच इज सर्टिफाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि अगर उसको कौन सर्टिफाई कर दे, वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा। इन और फोर सच कंट्री टू बी द मैनर कॉमनली इन यूज इन दैट सर्टिफिकेशन कॉपीज जुडिशरी कोर्ट्स। आगे आ जाए जी। फिर बात है बुक्स की, मैप्स की और चैट्स की। प्रिजम्पशन एज टेलीग्राफिक मैसेजेस आ गए। आगे जो है प्रिजम्पशन एज ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस। 30 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रिजम्पशन जो है। और उसके बाद जो 30 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपीज हैं उनके बारे में जो प्रिजम्पशन है। ये सारा कुछ ऑलमोस्ट जो है वो एक ही सेंस में आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब आगे आ जाए, हमारे पास जो है वो चैप्टर 6 है। यहाँ तक मुझे बताएं कर लेंगे या ये पढ़ा दूं जो आखिरी 2-3 आर्टिकल हैं। हो जाएंगे। सारा ठीक है, दैट्स फाइन जी। उमेर, आयशा, जेब। बेटा प्रिजम्पशन ही है जेन्युइननेस, जिस तरह से हम ऊपर से हर अलग अलग चीज की पढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से ऊपर फॉरेन जुडिशरी रिकॉर्ड्स की थी, अब जो है ठीक है आगे आ जाएं। Of the exclusion of oral by documentary evidence, evidence of terms of contracts, grants, and other disposition of property reduced to form a document. When the terms of a contract, जहाँ पे किसी भी मुआहदे की कोई शराइत हैं, और ऑफ अ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जब उनको डॉक्यूमेंट की सूरत में लेके आया जाए। मतलब कि रिड्यूस मतलब से मुराद होता है कि उनको डॉक्यूमेंट की सूरत दे दी जाए। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म अ डॉक्यूमेंट, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो वहां पे आप उस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी और प्रूफ नहीं दे सकते, खा वो आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देना है, खा वो आपने ग्रांट के बारे में देना है, या फिर वो आपने किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन के बारे में देना है। Secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein after herein before contained। तो इसका सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, कल पढ़ाया था मैंने, जल्दी से बताएं। हमने प्राइमरी एविडेंस देखा था कि द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ इज नॉन एज द प्राइमरी एविडेंस, और उसके बाद जो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज होंगी वो सेकेंडरी एविडेंस है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है इनके कंटेंट्स का, ऐसे केसेस में जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है उन दफात के तहत जो कि ऊपर बताई गई हैं, ठीक है। Exclusion of evidence of oral when the terms of any such contract, grant, or other disposition of property or anything was to be reduced to form a document or have been। अब हमने ऊपर ये देख लिया कि एविडेंस जो होना है वो डॉक्यूमेंट के हवाले से होना है। प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी हो सकता है अगर एडमिसिबल है बाय लॉ। अब नो एविडेंस ऑफ एनी ऑरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड। लेकिन कोई भी ऑरल एविडेंस जो है या ऑरल स्टेटमेंट जो है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हम बात यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। टाइटल ही बता रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट, यानी कि वो कह रहा है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, तो फिर आर्टिकल जो है 102 के तहत जो है नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ द टर्म्स ऑफ द सच कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। यहाँ पे भी बताया है उसने कि डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे उसने फर्दर कह दिया है जी कि नो एविडेंस ऑफ एनी ऑरल एग्रीमेंट स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, कि ना तो किसी ऑरल एग्रीमेंट या ऑरल स्टेटमेंट का जो एविडेंस है उसको एडमिट किया जाएगा, ठीक है। आगे इसकी प्रोविजंस है, ठीक है। आ जाएं आगे, इसको छोड़ दें।
When language used in a document is plain in itself and when it applied accurately to the existing evidence may not be going to show that it was meant to apply to such facts. ठीक है. 104 पे आ जाएं. When language used in a document is plain in itself and when it is applied accurately to existing facts. जब डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो सादा है, वो प्लेन है और वो अक्यूरेटली अप्लाई होती है मुतलका हकाइक पे जो कि पहले से फैक्ट्स मौजूद हैं, तो फिर जो है वो एविडेंस देने की जरूरत नहीं है ये चीज शो करने के लिए. ठीक है. ए सेल्स टू बी बाय डीड माई स्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 100 बाईगाज ए हैज एंड. अभी देखे ना, यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज है माई स्टेट एट रंगपुर कंटेनिंग 100 बाईगाज. अब ए जो है वो बी को बजरिया डीड एक मुआहदे के जरिए बेच रहा है कि मेरी जो स्टेट है कहाँ पे, रंगपुर में, जिसमें 100 बिगाज हैं. ए हैज इन स्टेट रंगपुर कंटेनिंग एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द स्टेटमेंट टू बी सॉल्व वाज वंस सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ अ डिफरेंट साइज. तो अब यहाँ पे क्योंकि जो है, एक मिनट, स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है. उमेर स्क्रीन के बारे में बताइएगा. ठीक है. अब देखें, लोकेशन मौजूद है, क्वांटिटी मौजूद है, तो यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज है जो कि एग्जिस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर पूरा उतर रही है, तो नॉट. अब जहाँ पे देखें, लैंग्वेज इज प्लेन इट सेल्फ बट इज इन अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, एविडेंस में बी गिवन टू शो दैट इट वाज इन अ पेक्यूलियर सेंस. ए सेल्स टू बी बाय रीड माई हाउस इन कराची. ए बी को बजरिया जो है वो एक मुआहिदा घर भेज देता है कि मेरा घर जो कराची में है. A had no house in Karachi, but it appears that he had a house at Kimari, of which B had been in possession since the execution of the deed. अब वो A का घर कराची में नहीं है, लेकिन ये शो होता है कि उसका घर जो है वो कहाँ पे है, किमारी में है, और विच बी हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड. अब जिसका बी के पास कब्जा भी है जब से ये डीड एग्जीक्यूट हुई है, जो कि मुतलका फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट है. दीज फैक्ट्स में बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस एट किमारी. तो ये जो फैक्ट्स हैं इनको हम शो कर सकते हैं कि जो बी का घर है वो कराची में नहीं है, वो एक्चुअली कहाँ पे है, किमारी में है. Evidence as to application of language which can apply to only for several persons when the facts are such that the language might have been meant to apply to anyone and could not have been meant to apply to more than one of several personal things. Evidence will give show me. Illustration पे आ जाएं जी. A agrees to sell B for rupees 1000 my white horse. A राजी हो जाता है B को अपना सफेद घोड़ा बेचने पे. अब A के पास दो सफेद घोड़े हैं. अब सबूत दिया जा सकता है कि उसने कौन सा घोड़ा मुराद लिया था. ठीक है. ए एग्रीज टू बी कंपनी बी टू हैदराबाद. एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स शोइंग विद हैदराबाद इन द डगन और हैदराबाद इन द सिंध. अब हैदराबाद दो जगह पे है, एक यहाँ पे है और एक सिंध में है. तो अब इस चीज का जो है वो एविडेंस दिया जा सकता है इन फैक्ट्स के मुतालिक कि कौन से हैदराबाद की बात हो रही है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो नॉट इनटू द वन बट इनटू डिफरेंट सेवरल मीनिंग्स जो है वो अप्लाई हो रही है. Evidence as to the application of language to one of two sets of the facts to neither of which the whole correctly applies. When the language used applies partly to one set of existing facts and the partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to the evidence. Illustrations पे आ जाएं. A agrees to sell B my land at X in the occupation of Y. A has land at X but not in the occupation of Y. अब A ने तो कह दिया कि मेरी जमीन जो X के पास है और सॉरी मेरी जमीन जो X पे है और किसके ऑक्यूपेशन में है, किसके कब्जे में है, वाई के. अब ये फैक्ट ये है कि ए के पास जमीन तो है एक्स मुकाम पे बट वो वाई की ऑक्यूपेशन पे नहीं है. मतलब एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट एट एक्स. यानी कि उसकी जमीन वाई के कब्जे में जरूर है लेकिन एक्स पॉइंट पे नहीं है. तो अब एविडेंस दिया जा सकता है ये फैक्ट्स को शो करने के लिए कि एक्चुअली तौर पे सेल क्या करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन यूज हुई है वो टोटली तौर पे करेक्टली अप्लाई नहीं हो रही उसकी स्टेटमेंट पे. ठीक है.
Evidence as to the meaning of illegible characters. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly ineligible characters of foreign, obsolete, technical, local, and provincial expressions of abbreviations and of word used in a peculiar sense. A sculptor agrees to sell to B all my modes. A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell. ये भी वही चीज बताई जा रही है कि जब जहाँ पे जो है वो अब जो मीनिंग है वो करेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, एब्सोल्युटली चीज का पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे भी जो है वो फैक्ट्स को शो करने के लिए आप एविडेंस दे सकते हैं। Who may give evidence of agreement varying terms of the document? Person who are not parties to a document. ऐसे खास जो के फ्रीक नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट के, और दे रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, और उनके जो नुमाइंदगान है, मुफादी नुमाइंदगान, may give evidence of any fact standing to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। तो वो सबूत दे सकते हैं उन हकाइक के बारे में जहां पे डॉक्यूमेंट की जो मतलब के टर्म्स हैं वो वेरी हो रही हैं। ठीक है, ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट बी sells a certain cotton to be paid for on delivery। At the same time, they make an oral agreement that the 3 months credit shall be given to it। This could be not shown between A and but it might shown by C practice interest। ए ने बी के साथ मायदा किया कि वो उसको कॉटन बेचेगा, और उसकी जो है वो डिलीवरी जो है उसकी जो पेमेंट है वो ऑन द डिलीवरी होगी। ठीक है, सेम टाइम पे उन्होंने ये भी जुबानी वायदा कर लिया है जी कि 3 महीने का इसमें उधार होगा। अब ये जो है वो डॉक्यूमेंट में फ्री तो ए और बी हैं। अब इसमें जो है वो फैक्ट सी भी शो कर सकता है अगर उसके यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है या उसके इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर होते हैं। ठीक है, उसका अगर कोई लेना देना है। आगे सेविंग एग्जाम्पशन आ गई इस चैप्टर में। कोई भी चीज जो है वो विल को या कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स को, या जो सक्सेशन एक्ट 1925 है, ट्रिपल एक्स आई एक्स ऑफ 1925, उस पे जो है वो इफेक्ट नहीं करता। पार्ट टू है जी ऑन प्रूफ। इसको हम बर्डन ऑफ प्रूफ भी कहते हैं, ऑनर्स ऑफ प्रूफ भी कहते हैं। और चैप्टर यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। पहले मुझे बताएं कि अब शुरू करें आगे या इतना इनफ है आज के लिए। चलेंगे, चैप्टर 7 तो करते हैं ना, छोटा सा चैप्टर है। ऑन प्रूफ फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। फैक्ट आर्टिकल 111 आ गया है, फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव। कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसका अदालत जुडिशियल नोटिस ले चुकी है उसको प्रूफ करना लाजमी नहीं है। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। अब अदालत ने किन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस लेना है? पाकिस्तान के तमाम लॉज का, आर्टिकल्स ऑफ वार फॉर द आर्म फोर्सेस, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, एनी लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश। मैंने कल भी बताया था लेजिस्लेचर क्या होता है। द सील ऑफ ऑल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा इनको आपने देख लेना है। ये जो के तक चीजें हैं इनका अदालत जो है वो जुडिशियल नोटिस ले सकती है, और जिस फैक्ट्स का अदालत जुडिशियल नोटिस ले ले उन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 7 में बस सिर्फ इतना बताया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 113 कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। No fact need be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing। वो कहता है कि जब कोई पार्टी किसी फैक्ट को एडमिट कर लेती है तो एडमिटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं होती, एट द हेयरिंग और विच बिफोर द हेयरिंग।
यानी कि समात के दौरान या फिर समात से पहले, यानी कि ऑन द डेट और बिफोर द डेट, दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, यानी कि वो तहरीरी तौर पे उसको एडमिट कर लें, which by any rule or pledging in force at the time they are deemed to have admitted by their pledgings, provided that the court may in its discretion require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions. फिर बताया गया कि अदालत अपनी सवाबदीद पे अगर चाहे तो ऐसे फैक्ट्स को भी साबित करने के लिए कह सकती है, अदालत रिक्वायर कर सकती है कि जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं उनको क्या किया जाए, प्रूव किया जाए, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। यहाँ पे आगे चैप्टर 7 खत्म हो जाता है, इसका समझ, इसकी समझ आ गई है। बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो आगे आएगा, सॉरी इसमें मैं आपको वैसे, वो मेरे से मिस्टेकनली जो है वो कह दिया गया है इसमें, ये सिर्फ जो है वो इस चीज का था कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो नीड टू बी प्रूव्ड और विच फैक्ट्स आर नॉट नीड टू बी प्रूव्ड। चैप्टर 8, एस्टोपल। when one person by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted any other person to believe a thing to be true and to act upon such belief, जब कोई भी इंसान इधर बाय डिक्लेरेशन, इधर बाय एक्ट, यानी कि अपने किसी फेल से या फिर अपनी किसी कुताही से जानबूझकर किसी भी इंसान को इस चीज का यकीन दिलाता है कि वो चीज दुरुस्त है, और फिर ऐसे यकीन के ऊपर उससे एक्ट करवाता है, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। तो फिर ना तो उसको ना उसके रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी मुकदमे या कार्रवाई में ऐसी चीज को झुटलाने के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन को समझ लेते हैं। A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it। A B को यकीन दिला देता है जी कि फलां जो प्रॉपर्टी है लाहौर में वो मेरी है और तुम उसको खरीद लो, और उसको कायल करता है कि वो उसको खरीद ले, यानी कि पहले तो बी को इस चीज के बारे में उसने यकीन दिलाया है कि जो फलानी प्रॉपर्टी है वो मेरी है, और फिर उसको कायल किया है कि उसको बाय करे और उसको पे करे। अब जो जमीन है वो आफ्टरवर्ड जो है वो प्रॉपर्टी बन गई ए की। अब ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। अब यहाँ पे ए को जो है वो रिलीफ है कि उसको जो है वो अपना एट द टाइम ऑफ द सेल अगर उसके पास टाइटल नहीं था तो उसको जो है टाइटल की जो है वो प्रूफ करने की उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि उसको बाद में उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे ट्रुथ को जिसके ऊपर उसने बिलीव करने के लिए उकसाया है, तो बेटा इस चीज को जो है वो हम एस्टोपल कहते हैं। एस्टोपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन इन पोजेशन। नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट शेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द टेनेंसी। टेनेंट पता नहीं किसे कहते हैं, किरायादारी वाला सिस्टम आ गया और लाइसेंस वाला सिस्टम आ गया, यहाँ पे था प्रॉपर्टी की टाइटलशिप के हवाले से। किसी भी गैर मनकुला जायदाद का जो किराया है और ऐसा इंसान जो कि किराएदार होने का दावा करता है, शेल ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द टेनेंसी, ऐसी किराएदारी के जारी होने के दौरान उसको इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property and no person who, यानी कि वो इस चीज से इनकार कर दे कि जो उसका लैंडलॉर्ड है, जो जगह का मालिक है, उसके पास किराएदारी के शुरू के होने पे टाइटल नहीं था ऐसी प्रॉपर्टी का, यानी कि टाइटल ऑफ ऑनरशिप नहीं था। और ना ही कोई ऐसा इंसान who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof shall be denied। यहाँ पे सेम चीज जो है वो लाइसेंस के जरिए आने वाले पर्सन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे एस्टॉपल बताया गया है चैप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बेली और लाइसेंस का। किसी भी बिल के चैप्टर को या बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को
जो है वो परमिट नहीं, इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस चीज से इनकार करे कि जो ड्रावर है उसके पास अथॉरिटी थी उस दौरान जबकि इस बिल को इंडोर्स किया जा रहा था। और ना ही बेली और लाइसेंसी को, यानी कि बेल जमानत देने वाले और लाइसेंस देने वाले को भी इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी कि जो बेलर और लाइसेंसर है उसके पास जो है वो एट द टाइम व्हेन द बेलमेंट और लाइसेंस कमेंस्ड, जब ऐसी जमानत या जो लाइसेंस शुरू हुआ है उसके पास अथॉरिटी थी कि वो ऐसा जो है बेलमेंट या ग्रांट जो है वो लाइसेंस इशू करता। अच्छा, इनमें से एमसीक्यूज वैसे नहीं आते, बहुत कम है। एस्टोपल से एक आधा एमसीक्यूज आपको आ सकता है, और वो उसके लिए आपने इस चीज को लाजमी तौर पर जहन पर रखना है। यहाँ पे आगे हमारे पास हो जाते हैं जी चैप्टर 8। अब आगे है हमारे पास चैप्टर 9 ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब यहाँ से आगे बच्चों जो क्यूएसओ है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और इंतहाई इजी है, ठीक है। और ये पीछे जो है वो ऑलमोस्ट हमारे 7-8 पेजेस रह गए हैं। तो मुझे बता दें कि शुड वी कीप गोइंग या फिर अब कल जो है वो इसे ऑनवर्ड कर लें। यहाँ तक क्लियर है? कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है वो क्यूएसओ को कंप्लीट करें, और जो है वो इसको हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखें, कुछ टाइम मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।